Hello, you're watching CVR News English. This is Savila Kottapalli. Welcome to Inside News. We'll move into the details. Delcy Rodriguez, the Executive Vice President of Venezuela, held a meeting with Vice President Jagdeep Dhankar in Delhi. Well, the discussions are expected to strengthen diplomatic ties and explore areas of mutual interest between the two nations. Meanwhile, in Lucknow, Sanjay Nishad, president of the Nishad party and UP minister, emphasized the party's commitment to ensuring the NDA candidate's success in the upcoming by-elections. Well, he stated, "We have decided to work together for this victory and will discuss the reservation issue the Nishad committee to strategize our path forward." Well, Nishad highlighted the respect his community is now receiving, contrasting it previous opposition neglect, asserting the opposition used to take our votes but never engaged with us. Well, now we are gaining the respect we deserve, they said. कोर कमेटी में तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। और मैंने उनको बता दिया, क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। ये इसको लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ कर बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे, उस पर होगा। आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं, फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे, तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे, ये तय हुआ। इसलिए कोर कमेटी के लोगों को बुलाया गया कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही बात कार्यकर्ता तक पहुंचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नैरेटिव बहुत सेट करता है। वो कहता है ना कि यह हो गया, वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे क्या की मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही है जो हम जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी जिंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया। तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। आपने कहा कि सीट नहीं, जीत चाहिए। तो जीत के लिए है। तो आज देखो कांग्रेस ने अपने, आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का। और हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं जीत चाहिए, उसको विपक्ष ने ट्वीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन में उन्होंने इस फार्मूले को लागू किया, तो हमारा पहले से बयान है, तो हमें जीत के लिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सर, कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी राजनीति में तो बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मांगना तो पड़ता है। मांगे हैं तो देखो, सीट मांग रहे थे और मैंने कहा कि भैया सीट के साथ हमारे समाज का जीत चाहते हैं तो आरक्षण के मुद्दे आगे तक जीत देते रहेंगे। आज के दिन में भाई
आज के दिन में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह 18% आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। इसके जो मुद्दे हैं संवैधानिक कि दिल्ली के गजट में अनुसूचित है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवा, दिल्ली के गजट में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार खरोट कोली 7 नामों से हैं। दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद कोर कमेटी में तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। और मैंने उनको बता दिया, क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। और ये Meanwhile, at the Chanakya Defence Dialogue 2024, ISRO Chairman Dr. S. Somnath delivered a special address on space situational awareness, monitoring and protecting national interests. Well, he emphasized the critical need for the understanding the current stage of space, stating that the issue of space situational awareness to know about what is happening up there becomes very important for all of us. Well, Dr. Somnath noted the evolution of space activities since the 1960s with the launch of numerous spacecraft for communication, Earth observation, navigation and other purposes, leading to the presence of lakhs of objects in orbit. Well, he pointed that the domain is rapidly changing with the advancement in technology, enhancing the resolution and spectral qualities of satellites, which are now launched in various sizes and forms. World to show that we have an equally strong capability in terms of, mathematically formulating the further journey of objects once we have a data about them, of their ephemeris data, the orbital data, and then we do campaigns along with other people across the world to see that our prediction capabilities are extremely good compared to others. That's a very important domain that we work. And for sensors, then we talk about space situational awareness. To know about them, there are various technologies. I think many of you may be knowing about the radars. But then radars become very, very complex and costly, and the ability to detect objects which are moving at tremendous speeds and look at hundreds of them, especially with radar cross-section being very, very small, like 10 centimeters, it becomes extremely difficult to characterize them. And similarly, another observation capability is optical. Optical was never been in the fray for some time in the past, but today the technology has been very, very good. Some of the optical observations across the world are really producing fantastic results. I'll show you some of them now in the future. And especially it is very good for geo, where the movement of the satellite is not very fast and you can focus on it and then get good images. And similarly, you can look at radio telescopes, you can look at signal characterization either through reflection or through radio frequency things, or you can use lasers, lidars. And also you can use space-based observations to look at objects and characterize them based on one satellite observing another satellite. So these are type of observational capability through sensors that we can create. Some of the Indian companies, especially in the private domain, are coming out with ideas where with that they can observe space debris and characterize them. So I'll just show you some of the data which related to optical observations, a neuromorphic camera which has really produced fantastic results on some of the spacecrafts, though it doesn't give you the physical characteristic of the observation, but through training, especially with the artificial intelligence, etc. coming in, we should be in a position to understand what type of objects are, what type of movements are taking place. Not just as a point mass, you can actually observe its physical shapes, orientation, attitude, etc. can be detected. And even anything happening to that also can be seen by this type of cameras. These are very long distance cameras which are tracking objects at tremendous speeds. I think you need to understand that. And they are, can be driven very automatically and at very high frame rates. So with a collection of observation platforms across geographically separate location, you should be in a position to characterize its orbital characteristics very well and come to know about how you can handle later. One of the important tasks that we are doing, not ISRO alone, but most of the satellite operators doing, are called conjunction assessment and collision avoidance. This is primarily one of the important tasks that all of us need to continuously do, because another object comes very nearby. When you talk about nearness, it's actually very relative. There could be not a few meters, but there could be a world, to show that we have an equally strong capability in terms of mathematically formulating the further journey of objects once we have a data about them, of their ephemeris data, the orbital data, and then we do
campaigns along with other people across the world to see that our prediction capabilities are extremely good compared to others. That's a very important domain that we work. And for sensors, then we talk about space situational awareness. To know about them, there are various technologies. I think many of you may be knowing about the radars, but then radars become very, very complex and costly. And the ability to detect objects which are moving at tremendous speeds and look at hundreds of them, especially with radar cross-section being very, very small, like 10 centimeters, it becomes extremely difficult to characterize them. And similarly, another observation capability is optical. Optical was never been in the fray for some time in the past, but today the technology has been very, very good. Some of the optical observations across the world are really producing fantastic results. I'll show you some of them now in the future. And especially it is very good for geo, where the movement of the satellite is not very fast and you can focus on it and then get good images. And similarly, you can look at radio telescopes, you can look at signal characterization either through reflection or through radio frequency things. Meanwhile, in Ranchi, BJP spokesperson Pratul Shadio commented on Congress candidate list for the upcoming Jharkhand election 2024, stating those who accused us of dynasty politics should do a reality check. While our candidates come from a social background, Congress has given a ticket to the wife of Alamgir Alam, who may not have even stepped out of her house. Well, although it's a good they nominated a woman, it will effectively be Alamgir Alam contesting from jail linked to a tender scam. He asserted there is a wave of change in Jharkhand, with the public determined to uproot what he called the most corrupt government in the state's history. देखिए, कल तक जो हम पे वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, जरा एक बार रियलिटी चेक कर ले। हमने तो जो बड़े नेताओं के सगे संबंधियों को टिकट दिया, उनका सामाजिक पृष्ठभूमि रहा, लेकिन आलमगीर आलम साहब की पत्नी को दे दिया गया टिकट, जिन्होंने शायद कभी दहलीज से, अपने घर की दहलीज से कदम नहीं लगाया। चलिए, अच्छी बात है, किसी महिला को टिकट दिया, लेकिन वहां तो डिफैक्टो आलमगीर आलम ही चुनाव लड़ेंगे, जो कैबिनेट के नंबर 2 थे और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3000 करोड़ के टेंडर स्कैम केस में वो जेल में बंद है। तो इधर से नहीं होकर उधर से वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। पर इस बार झारखंड में जो परिवर्तन की लहर बह रही है और जो लोगों ने मूड बनाया है कि जो झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का, तो मुझे नहीं लगता कैंडिडेट कोई भी हो, इस बार प्रचंड जीत जो है वो एनडीए की होगी। जो इंडिया गठबंधन में सत्ता पक्ष चुनाव टाइम में उनके अंदर थोड़ी मनमुटाव देखने को मिल रही है, सीट की बंटवारों को पहले चला, अब टिकट मामला में सीट की बंटवारा पर अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक सीट ऐसी है जहाँ पे आरजेडी ने लगे उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस ने बदले उम्मीदवार उतारे। देखिए, अब जनता की आकांक्षा के अनुरूप अगर आप नहीं चलेंगे, बिना नीति सिद्धांत का गठबंधन अगर आप बनाएंगे, तो ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। इनके यहाँ ये कोई चिंता नहीं कर रहा कि जनता की क्या भागीदारी होगी, जनता का क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जनता के लिए क्या योजनाएं हम लेकर आएंगे। इनके यहाँ तो इस बात पर मगजमारी चल रही है कि कौन ज्यादा सीटों पर काबिज हो सके, और इसी के लिए कई जगह फ्रेंडली फाइट की भी सिचुएशंस आ गई हैं। और बहुत सारी सीटें तो ऐसी हैं जहां सभी जो गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है, ये सिर्फ जनता को ठगने के लिए आया। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आपने। अब तो जनता ने एक बार इरादा बना लिया है कि इस बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। आपको शायद राइटिंग ऑन द वॉल नहीं दिख रहा, लेकिन जनता ने तो मन बना लिया है। कल राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन मीडिया से बात करते हुए कहा, तो पूछा गया कि आसान व्यक्ति बीजेपी नेताओं के बारे में झारखंड में कैंप कर रहे हैं, तो कहा कि ये लोग प्रवासी हैं, मुख्यमंत्री प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, अभी चुनाव तक रहेंगे उसके बाद घूमने के नहीं मिलेंगे। देखिए, झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तमाम सीनियर लीडर्स के साथ चुनाव लड़ रही है, और असम के मुख्यमंत्री जी चुनाव सह प्रभारी की भूमिका पे आए। लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए बांग्लादेश घुसपैठ का, क्योंकि असम में भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश घुसपैठ था, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कहीं ना कहीं चुभता दिख रहा है, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड मंत्री थे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम अभी जो जेल में बंद है, उनकी पत्नी को भी टिकट दिया गया है। देखिए, कल तक जो हम पे वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, जरा एक बार रियलिटी चेक कर ले। हमने तो जो बड़े नेताओं के सगे संबंधियों को टिकट दिया, उनका
Meanwhile, in Bengaluru, Karnataka Home Minister G. Parmeshvara addressed the ongoing MUDA case, stating it is too early for us to conclude anything. Well, it is a process that is still going on regarding Nikhil Kumaraswamy, the NDA candidate for Channapatna by-election. He emphasized it's not a concern who the candidate is from the opposition. Well, our primary focus is on how to win the election and we will work accordingly, he said. ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಸರ್. ಇದು 2009ರಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಕೇಸು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಆಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಶೈಲು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರನ್ನ 9 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಡಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತೀರ್ಮಾನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. Well, in Jammu and Kashmir, terrorist attack on a military vehicle in Baramulla has resulted in the deaths of 2 Indian Army soldiers and 2 civilian porters, with 1 soldier and 1 porter sustaining injuries. Former Deputy CM and BJP Leader Kavinder Gupta condemned the attack, calling it very unfortunate and a cowardly act, attributing it to the roots of Pakistan-sponsored terrorism. He also acknowledged the government's efforts under a zero-tolerance policy, but expressed concern over such incidents. Well, Gupta urged the public to remain vigilant and proactive in identifying the suspects, especially in the light of recent actions against overground workers. सर, जिस तरह से एक आर्मी पे अटैक हुआ है कश्मीर में, उसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए और पोर्टर भी 2 जो है शहीद हुए हैं. किस तरह देखते हैं अभी तीसरा अटैक है इस तरीके का, और ये आर्मी पे जो अटैक हुआ है किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ी दुखद घटना है और कायरतापूर्ण कृत्य है. तो ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आज भी कहीं न कहीं उनकी जड़ें कश्मीर में हैं. और हालांकि सरकार ने और सुरक्षा बलों ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के बहुत काम किया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है. कल की जो घटना है उसमें एक कायरतापूर्ण तरीके से अटैक किया गया. 2 सिविलियन मारे गए, 2 आर्मी के जवान मारे गए. तो उनकी शहादत बेकार तो नहीं जाएगी, लेकिन इसको ये समय आर्मी और सुरक्षा बलों ने उनको घेरा भी है और जल्द मार भी गिराया जाएगा. लेकिन ये समझना होगा कि संदिग्ध जहां भी पाए जाएं वहां पर लोगों को भी थोड़ा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि पहले भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स पर बड़ा एक्शन हुआ है और ज्यादा इस पर करने की जरूरत है. मुझे लगता है सुरक्षा बल अपनी रणनीति बदल करके, क्योंकि उनके द्वारा ही उनके यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई गई है, और तरीके से भी काम करेंगे. तो सर, जो ही नई सरकार बनी है जो यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अटैक बढ़े हैं. पहले लोकल जो बाहर के लेबरर्स थे उन पे अटैक हुआ, जो टनल बन रही थी वहां अटैक हुआ सिविलियंस के ऊपर, अब आर्मी पे अटैक हुआ.
देखिए गलत है और खास करके एक तो इस माहौल में राजनीतिक पार्टियां कुछ हैं उनको बड़े संयम से काम लेना चाहिए। गलत बयानबाजी करना गलत है और लोकल वर्सेस आउटसाइडर का जो मुद्दा कुछ लोग बना रहे हैं। सर Meanwhile, in Mumbai, Jishan Siddiqui, after joining the National Congress Party, shared his thoughts on his political journey. He stated several people spoke a lot of things politically and wrongfully used my father's passing for their gain. Expressing his disappointment with Congress, he remarked, "Well, I have spent years in Congress, but I feel they didn't always value me. When they realize that Shiv Sena is not right, I believe Congress workers will be happier." Well, Siddiqui also thanked the NCP for their trust and adding, "I will always stand with those who supported me during these difficult times. परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रे पूर्व से। बाबा सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आए थे, लेकिन टिकट को लेकर कोई चर्चा, कोई संपर्क किसी तरह? बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत वादे किए, गलत पर्दों में रखा। मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्ज में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने, राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था, आपके लिए बहुत मुश्किल समय था और बाबा सिद्दीकी ने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था, उसके बाद भी टिकट के लिए आपसे कोई चर्चा नहीं हुई सीट उबाठा को देने से पहले? यही तो है महाविकास आघाड़ी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है और मैं क्या ही कह सकता हूँ। Ishan, I need also very short. How do you react on getting a ticket from NCP and Congress not even talking to you about seat distribution or cancellation? They did talk to me. They still kept me under the wraps. They tried to mislead me and they tried to misinform me. And even in these tough times, they tried to. Their hypocrisy was at its level best. And I'm extremely thankful to Ajit. परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने,
प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून। Meanwhile, in Jammu and Kashmir, a terrorist attack on military vehicle in Baramulla has claimed the lives of 2 Indian Army soldiers and 2 civilian porters, with 1 soldier and 1 porter report injured. Well, Sheikh Bashir Ahmed, a leader of the Jammu and Kashmir National Conference, commented on the ongoing issue of militancy, stating that there is no doubt that Jammu Kashmir has been suffering through militancy for the last 35 years. Well, sometimes it stops and sometimes it resumes. Well, it has become a continuous process. Well, he also emphasized that certain forces are actively seeking to undermine the democratic process in the region, adding, this appears to be a conspiracy to prevent the democratic setup from flourishing, a challenge we have faced before. आतंकी घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, लगातार अटैक हो रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर पिछले 35 साल से मिलिटेंसी से जूझ रहा है और कभी ये थोड़ा सा थम जाता है, कभी शुरू हो जाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया है और ये स्ट्रेटजिक है। कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चले, वो बहाल हो। वो इन चीज़ों की ताक में रहती हैं कि कोई ना कोई वाक़ा किया जाए। और ये भी हकीकत है कि जिस दिन असम्बली के अंदर औथ हुई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इससे सीधा साजिश लग रही है कि डेमोक्रेटिक सेटअप को पनपने नहीं देना है। इन ताकतों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी मुकाबला किया है, अभी भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। देखना यह है कि ये जो कल वाक़ा हुआ, इससे पहले भी वाक़ा हुआ, जो है ये क्या नाम है, बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, शहीद हुए हैं। ये बदकिस्मती है। किसी भी धर्म के अंदर नहीं लिखा है कि किसी बेगुनाह की जान लो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हो रहा है। जिनके हाथ में बंदूक है उनका कोई धर्म नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी भी सामने आ जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी बहाल होने लगी है जम्मू कश्मीर में। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। तो इसको डीरेल करने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये समझना चाहिए कि इससे निपटना है और सबको निपटना है। लगता है कि सरकार कड़े कदम उठाएगी आतंकियों के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 10 साल से तो सरकार कर ही रही है, आज भी वही कर रहे हैं। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास है, लेकिन हम समझते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी कई जानें गंवाई हैं अपने साथियों की, मिनिस्टरों की, आज भी हम तैयार हैं इसके लिए। और लगता है कि कुछ ताकतें नहीं चाहती हैं कि कश्मीर के अंदर अमन बहाल हो, तो हर एक आदमी को इस मामले में रोल अदा करना है और तभी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पॉसिबल है। Well, those were the latest updates and inside news. Keep watching CVR News English. This is Havira Kottapalli. Have a good day.